बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर मार्गदर्शन कोचिंग इंस्टीट्यूट के साथ। मार्गदर्शन कोचिंग इंस्टीट्यूट बिहार में एकमात्र कोचिंग संस्थान IIT JEE एंड मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए। Livings has the ability to trap the energy released by the catabolic pathway in the form of chemical bond in the compound. और यह जो कंपाउंड बना वह कंपाउंड यूजुअली क्या है? ATP। तुम लोग जानते होगे एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट, इसी को हम, ठीक है, एंड दिस इज यूटिलाइज्ड फॉर biosynthetic pathway, osmotic and osmotic, mechanical and other activity and other activities of livings. राइट? इस ATP को ही क्या कहा गया? एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, या इसी को यूनिवर्सल एनर्जी डोनर। हो गया? तो अब यह ATP का आपको स्ट्रक्चर समझा दें। और तो जो ATP है वह भी क्या है? न्यूक्लियोटाइड है। लेकिन इस न्यूक्लियोटाइड में एक से अधिक फॉस्फेट ग्रुप जुटा रहता है। तो जब किसी भी न्यूक्लियोटाइड्स में एक से अधिक न्यूक्लियोटाइड जुटे रहते हैं तो उसको हम हायर न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। हायर न्यूक्लियोटाइड क्या हुआ? द न्यूक्लियोटाइड having 2 or 3 फॉस्फेट। जिस न्यूक्लियोटाइड में 2 या
दो से अधिक यानी 3 फॉस्फेट हो, उसी को हम हायर न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। ओके, तो एग्जाम्पल ऑफ हायर न्यूक्लियोटाइड क्या हुआ? एटीपी। तो जनरल हम लोग एनर्जी करेंसी जिसको कहा गया एटीपी, पूरा नाम क्या हुआ? एडिनोसिन एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट। इसी तरह से जीटीपी, इसको क्या कहिएगा? ग्वानोसिन ट्राई फॉस्फेट। इसी तरह से सीटीपी, ये क्या होगा? साइटोसिन ट्राई फॉस्फेट। अब यहां पर देखो सब जगह लिख रहे हैं एडिनोसिन, यानी इसमें कौन सा शुगर है? राइबोज शुगर। तो जैसे सब में राइबोज है, तब ये टीटीपी नहीं होकर के यहाँ क्या लिख रहे हैं? यूटीपी, यानी आरएनए न्यूक्लियोटाइड में क्या होता है? यूरासिल, यानी यूरिडीन यूरिडीन ट्राई फॉस्फेट। तो समझे? एटीपी जीटीपी हाई एनर्जी रिच कंपाउंड है, जिसको हायर न्यूक्लियोटाइड भी कहते हैं, और जिसमें क्या है? 2 या 3 न्यूक्लियोटाइड पाया जाता है। ओके, अब नेक्स्ट बतला दें। और नेक्स्ट क्लास में हम आपको बतलाएंगे केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ एटीपी और एंजाइम्स। ओके, ये तो अब कई बार बन चुका है, ये समझ रहे हो। ये एडेनिन हो गया, और एडेनिन से राइबोज शुगर जुड़ जाएगा, तब क्या होगा? एडिनोसिन, यानी इसका नाम है एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट। ये फर्स्ट कार्बन के हाइड्रोक्सिल ग्रुप से, और इसका H से रिएक्शन हुआ, एक मॉलिक्यूल वाटर रिलीज हुआ, और ये कौन सा बॉन्ड हो गया? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। बतलाए थे प्यूरिन का 9th, राइबोज शुगर का 1st। ये सेकेंड कार्बन, ये 3rd, ये 4th, और ये 5th। अब इसी 5th कार्बन से बतलाए थे जनरली क्या है? फॉस्फेट ग्रुप जुटा रहा, तो CH2OH POH OOH। तो जानते ही हो OH दोनों रिएक्ट करेगा, एक मॉलिक्यूल वाटर निकल जाएंगे, और ये जो बॉन्ड बन गया एस्टर बॉन्ड। एक फॉस्फेट जुटा, ये क्या बन गया?
एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। अब देखो इसी से क्या हुआ, दूसरा फॉस्फेट जुटा, तब इसका नाम क्या हो जाएगा, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। ठीक है, बतलाए थे कि हायर न्यूक्लियोटाइड में या तो 2 फॉस्फेट होगा या 3 फॉस्फेट होंगे। फिर इससे एक तीसरा फॉस्फेट जुट गया, यही स्ट्रक्चर क्या हो गया, एटीपी, यानी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और जब 2 फॉस्फेट जुटा हो तब उसको हम क्या कहते हैं, बोलिए, एडीपी, यानी एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। ठीक, अब थोड़ा सा यहां पर ध्यान दो, ये जो बॉन्ड बना दिखलाए हैं ये जिगजैग फॉर्म में है। यही बॉन्ड जो है, इस जो जिगजैग फॉर्म है, टेढ़ा मेढ़ा, जिसको हम एस्क्यूगल कहते हैं, एस्क्यूगल, यही दोनों जो है हाई एनर्जी रिच बॉन्ड है। इस दोनों को, ये जो फॉर्म में है, इसी को क्या कहते हो, हाई एनर्जी रिच बॉन्ड। राइट, इसमें जो ये फॉस्फेट है इसको हम क्या कहेंगे, अल्फा फॉस्फेट। इसको क्या कहते हैं, बीटा फॉस्फेट। ये क्या हो गया, गामा फॉस्फेट। राइट, तो ये दोनों तो हाई एनर्जी रिच बॉन्ड है और ये जनरली क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड है। ओके, तो यही दोनों जब बॉन्ड टूटता है तो काफी अधिक मात्रा में एनर्जी रिलीज होता है। तो ये देखो कि अगर क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि एटीपी में कितना हाई एनर्जी रिच बॉन्ड है, एटीपी में कितना हाई एनर्जी रिच बॉन्ड है, बोलो, 2। कौन कौन, अल्फा फॉस्फेट और बीटा फॉस्फेट। तो एटीपी बराबर, ये ऑब्जेक्टिव्स के लिए, 2 हाई एनर्जी रिच बॉन्ड। ओके, कौन कौन, अल्फा एंड, किस किस पर लगा हुआ है, हाई एनर्जी रिच बॉन्ड, अल्फा एंड बीटा फॉस्फेट। अब क्वेश्चन दूसरा आ जाए, एडीपी, तो बोलो एडीपी में कितना हाई एनर्जी रिच बॉन्ड है, एडीपी तो यही होगा 2 फॉस्फेट। तो एडीपी में केवल, यहां से ये एडीपी हो गया, एडीपी में बोलो कितना हाई एनर्जी रिच बॉन्ड है, केवल 1 है, जबकि एटीपी में 2 है। तो बोलो ज्यादा एनर्जी लिबरेट कौन करेगा, एटीपी। तो एडीपी में लिख दें 2, सॉरी, ओनली 1 हाई एनर्जी रिच बॉन्ड, ओनली 1 हाई एनर्जी रिच बॉन्ड। ओके, अब देखो इसमें यह जो फर्स्ट फॉस्फेट का बॉन्ड अगर टूटेगा, इससे 8.9 किलो कैलोरीज एनर्जी रिलीज होता है। यानी एक मॉलिक्यूल एटीपी जब एक मॉलिक्यूल एडीपी में टूटेगा तो 8.9 यानी 8.9 किलो कैलोरीज एनर्जी रिलीज होता है। अल्फा फॉस्फेट
के ब्रेकिंग से कितना एनर्जी रिलीज हुआ? 8.9 किलो कैलोरीज एनर्जी। ओके। और जब बीटा फॉस्फेट टूटेगा इससे कितना होता है? 6.5 किलो कैलोरीज एनर्जी। यानी तुम देखे कि अगर एक एटीपी से दोनों मॉलिक्यूल फॉस्फेट टूट जाएं तो करीब 14.4 किलो कैलोरीज एनर्जी जो है रिलीज होता है। समझ गए? लेकिन अगर एडीपी टूटेगा तो एडीपी से केवल क्या है? बीटा फॉस्फेट ब्रेक करेगा जिससे केवल 6.5 किलो कैलोरीज ही एनर्जी रिलीज होते हैं। और ये गामा फॉस्फेट जो है, ये क्या है? गामा फॉस्फेट से जो बॉन्ड जुटे हुए हैं इससे केवल 3.3 किलो कैलोरीज एनर्जी ब्रेक होगा। तो प्रायः जो है यह बॉन्ड को टूटने में ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है, तो यह बॉन्ड टूटता नहीं है। फिर हाई एनर्जी रिच बॉन्ड क्या हुआ? यही दो गो, दीज आर द हाई एनर्जी रिच बॉन्ड, रिच बॉन्ड। और ये जो बचा गामा, ये जो बॉन्ड है ये क्या है? कोवेलेंट बॉन्ड। और इसके टूटने से 3.3 किलो कैलोरीज एनर्जी रिलीज होगा। ऐसे हम सब आपको बतला दिए, अल्फा फॉस्फेट, बीटा फॉस्फेट, गामा फॉस्फेट। राइट। लेकिन हाई एनर्जी किसमें है? दिस फॉस्फेट एंड दिस फॉस्फेट। यानी एटीपी में दो हाई एनर्जी रिच बॉन्ड और एडीपी में ओनली वन हाई एनर्जी रिच बॉन्ड। इसीलिए एटीपी को हम क्या कहते हैं? एनर्जी लिखाए थे आपको, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, ऑफ सेल। और दूसरा यूनिवर्सल, यूनिवर्सल एनर्जी कैरियर, यूनिवर्सल एनर्जी कैरियर। पिछले अभी जो पढ़ा रहे थे उसमें एटीपी में लिखा गया था यूनिवर्सल एनर्जी डोनर। तो डोनर तो है ही, और इसको यूनिवर्सल एनर्जी कैरियर कहा जाता है। ओके। इस तरह से पूरा एटीपी का स्ट्रक्चर और एनर्जेटिक समझाए। अब इसको थोड़ा और समझ लो। अगर एटीपी है, यह अगर ब्रेक करेगा क्या बनेगा? एडीपी प्लस पीआई, रिवर्सेबल रिएक्शन। और एटीपी टूटेगा किसमें? एटीपेज एंजाइम के द्वारा। तो यहां पर देखो, इस पीआई को क्या कहते हैं? इन ऑर्गेनिक फॉस्फेट, जिसको शॉर्ट में क्या लिखते हैं? पीआई। यानी एक मॉलिक्यूल एटीपी, एक मॉलिक्यूल एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, यही अल्फा फॉस्फेट टूट के टूटा जिससे 8.9 किलो कैलोरीज एनर्जी रिलीज हुआ। एडीपी में फिर एक मॉलिक्यूल फॉस्फेट जुट जाएगा, ये किस में बदल जाएगा? एटीपी में। अब फिर देखो, एटीपी may be break down into AMP plus PPI। अब क्या हुआ? एटीपी से जब दोनों फॉस्फेट रिलीज हो जाएंगे
एक ही फॉस्फेट उसमें बच जाएगा एडिनोसिन में, जिसका नाम क्या हुआ, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। और ये जो दोनों फॉस्फेट टूट के अलग हो गया, जिसको पीपीआई से इंडिकेट करते हैं, इसको बोला जाता है इनऑर्गेनिक पायरो। इनऑर्गेनिक, आई से इनऑर्गेनिक, पी से पायरो और पी से फॉस्फेट, इनऑर्गेनिक पायरोफॉस्फेट। तो एक एटीपी जब एएमपी में टूटेगा, एनर्जी क्या होगा, ज्यादा रिलीज होगा, चूंकि दोनों फॉस्फेट टूट गया, यानी 8.9 और 8.9 और 6.5 किलो कैलोरीज टूट के रिलीज होगा। एटीपी जब एएमपी में बदलेगा, ब्रेक करेगा, तो ज्यादा एनर्जी रिलीज होगा। और एटीपी जब केवल एडीपी में टूटेगा, तो नेचुरली केवल उसका पहला एनर्जी रिच बॉन्ड टूटता है, जिससे केवल 8.9 किलो कैलोरीज एनर्जी ही रिलीज होगी। ओके, इस तरह से एटीपी समझाए, जिसको यूनिवर्सल एनर्जी कैरियर कहते हैं। पिछले क्लास में हम उसको यूनिवर्सल एनर्जी डोनर लिख दिए हैं, और साथ साथ इसको एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल भी कहा जाता है। ओके, अब एनसीईआरटी में ही इसी से रिलेटेड एक तीसरा टॉपिक्स दिया हुआ है, द लिविंग स्टेट्स। ओके, तो अब नेक्स्ट है द लिविंग स्टेट। पिछले क्लास में आज हम आपको बतला रहे थे कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में थाउजेंड्स ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंस मिलता है। वही क्या है, बायोमोलिकुल है या मेटाबोलाइट्स है एक। और यह मेटाबोलाइट्स हमेशा एक सर्टेन कंसंट्रेशन में पाया जाता है। दिखाए थे जो कैरेक्टरिस्टिक्स है कि जो बायोमोलिकुल्स हैं वो एक सर्टेन कंसंट्रेशन में मिलता है। जैसे देखो, कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज इन ब्लड, ये करीब 4.2 मिलीमोल पर लीटर होता है। 4.2 मिलीमोल पर लीटर, या 4.2 से 6.2
मिलीमोल पर 6.1 मिलीमोल पर लीटर। ये लगभग इसी कंसंट्रेशन में ग्लूकोज जो है पाया जाता है। और इससे कम या इससे जब ज़्यादा होने लगेगा, यही हाइपरग्लाइसेमिया होगा। जब इससे ज़्यादा होने लगेगा और इससे जब कम होने लगेगा, ये केस क्या हो जाएगा? हाइपोग्लाइसेमिया। राइट। ये चीज़ समझे कि हम लोग के बॉडी में बहुत से बायोमोलिकुल्स हैं जो एक निश्चित कंसंट्रेशन में पाए जाते हैं। तो एनसीईआरटी में ही दिया हुआ है कि वन ऑफ द important fact of the biological system that the living state exists in a STD state। हम लोग का जो लिविंग स्टेट है वह एक STD स्टेट में एग्जिस्ट करता है। राइट। तो वन ऑफ द important fact of biological system is that living state exists in a STD state। लिविंग स्टेट एग्जिस्ट इन ए एसटीडी स्टेट। इसका अर्थ क्या हुआ कि जो बायोमोलिकुल्स हैं वह जो है एक सर्टेन कंसंट्रेशन में पाए जाते हैं। इसी को क्या कहते हैं? एसटीडी स्टेट। एसटीडी स्टेट कैरेक्टरिस्टिक्स of each of these biomolecules molecules having a certain concentration, okay। यही बड़ा है। वन ऑफ द important fact of biological system is that living state exists in a STD state, characteristics of each of the biomolecules having a certain concentration। ओके। लेकिन एक ये समझो कि जो केमिकल प्रोसेस है वह स्पॉन्टेनियसली मूव्स इनटू द इक्विलिब्रियम। कोई भी जो केमिकल प्रोसेस है अब एक ये टॉपिक है लिविंग स्टेट। से पिछले क्लास में बतलाए थे हम आपको कि बॉडी में या लिविंग सिस्टम्स में हजारों बायोमोलिकुल्स या मेटाबोलाइट्स हैं। जो मेटाबोलाइट्स एक सर्टेन कंसंट्रेशन में पाए जाते हैं। जैसे देखो concentration of glucose in blood
कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज इन ब्लड, यह 4.2 टू 6.1 मिलीमोल पर लीटर होता है। इसी तरह से हर मॉलिक्यूल्स का, बायोमॉलिक्यूल्स का एक निश्चित कंसंट्रेशन होता है। उससे अगर अधिक और कम हो जाए, इट कॉजेज डिजीज, इम्बैलेंस इन द बॉडी। ओके, इसीलिए कहा भी जाता है कि लिविंग स्टेट exists in a steady state characterized by concentration of each of these biomolecules. Living state exists in a steady state characterized by concentration of each of these biomolecules. Right? स्टेडी स्टेट क्या है? तो बायोमोलिक्यूल जो एक निश्चित कंसंट्रेशन में रहते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? स्टेडी स्टेट। अब तुम ये जानते हो कि चाहे केमिकल प्रोसेस हो या फिजिकल प्रोसेस है, स्पॉन्टेनियसली, स्वाभाविक रूप से इट गोज टुवर्ड्स द इक्विलिब्रियम स्टेट। ये सभी इक्विलिब्रियम स्टेट की ओर मूव करते हैं। बट यू नो बाय द फिजिक्स या फिजिकल टर्म, फिजिक्स, कि कोई भी सिस्टम इफ कम्स इनटू इक्विलिब्रियम स्टेट, इट कैन नॉट परफॉर्म वर्क। कोई भी सिस्टम जब इक्विलिब्रियम स्टेट में आ जाएगा तो ये वर्क नहीं कर सकता। और आप जानते हो कि हमारा बॉडी या जो लिविंग सिस्टम्स हैं, उसका तो हर पार्ट एक पार्टिकुलर फंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इस तरह से अगर इक्विलिब्रियम स्टेट में बॉडी चला आएगा तो बॉडी का क्या होगा? डेथ हो जाएगा। इसीलिए यह जो स्टेडी स्टेट है, इट इज ए नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट। स्टेडी स्टेट इज ए नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट। ओके, क्यों इक्विलिब्रियम स्टेट? नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट में क्यों है कि जैसे इक्विलिब्रियम आएगा तो सारा फंक्शन क्या होगा? सीज हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। इसीलिए कहा जाता है कि द लिविंग स्टेट इज ए नॉन इक्विलिब्रियम स्टेडी स्टेट। लिविंग स्टेट क्या है? नॉन इक्विलिब्रियम स्टेडी स्टेट है। लिविंग स्टेट is a non equilibrium living state is a non equilibrium state to be able to perform work। तरह से लिविंग स्टेट क्या है? नॉन इक्विलिब्रियम स्टेडी स्टेट, नॉन इक्विलिब्रियम स्टेडी स्टेट। और यही कारण है
कि लिविंग स्टेट जो है एफिशिएंट टू परफॉर्म वर्क। ओके, तो यह जो लिविंग स्टेट है इसको इक्विलिब्रियम स्टेट में आने से कौन बचाता है? तो लिविंग प्रोसेस। लिविंग प्रोसेस, लिविंग प्रोसेस prevents the living system to come into equilibrium state। और लिविंग प्रोसेस क्या हुआ? मेटाबॉलिज्म। ओके, तो यह मेटाबॉलिज्म जो है लिविंग सिस्टम को इक्विलिब्रियम स्टेट में आने से क्या है? रोकता है। ओके, प्रिवेंट द लिविंग सिस्टम टू कम इनटू इक्विलिब्रियम स्टेट। लेकिन इसके लिए क्या है? इट नीड्स एनर्जी इनपुट। और इसके लिए किसकी जरूरत होती है? एनर्जी इनपुट की, राइट। और यह एनर्जी इनपुट को प्रोवाइड कौन कर रहा है? मेटाबॉलिज्म। तो एनर्जी पुट को कौन प्रोवाइड कर रहा? मेटाबॉलिज्म। लिख दे मेटाबॉलिज्म provides the system for the production of एनर्जी। और इसीलिए मेटाबॉलिज्म और लिविंग स्टेट को सिनोनिमसली कंसीडर किया जाता है। दस मेटाबॉलिज्म and living states both are synonymous। यानी बिना मेटाबॉलिज्म के लिविंग स्टेट एग्जिस्ट नहीं कर सकता। सो विदाउट मेटाबॉलिज्म लिविंग स्टेट cannot be existed। Without metabolism, living state cannot be
existed. ओके, इस तरह से बायोमोलिकुल्स का हर टॉपिक समझा दिए, सिर्फ बच गया है एंजाइम्स। तो अभी हम उस एंजाइम्स को ही पढ़ाने जा रहे हैं। एंजाइम, लास्ट टॉपिक बायोमोलिकुल्स का है। एंजाइम भी ग्रीक वर्ड से लिया गया है, इन, जिसका अर्थ होता है इन, और जाइम मीन्स ईस्ट, यानी जो ईस्ट में मिलता है, दैट इज एंजाइम। तो एंजाइम टर्म सबसे पहले दिया गया जिस साइंटिस्ट के द्वारा, उसका नाम है कोहने। द टर्म एंजाइम coined by कोहने। ओके, और सबसे पहला जो एंजाइम एक्सट्रैक्ट किया गया जिस साइंटिस्ट के द्वारा, उनका नाम था बकनर। और जो सबसे पहला एंजाइम आइसोलेट किया गया, उसका नाम था जाइमेज। इसीलिए देखते हो एंजाइम, और यह जाइमेज एंजाइम इससे आइसोलेट किया गया था, राइट। तो द फर्स्ट एंजाइम that isolated from the east, that is Saccharomyces cerevisiae, या Saccharomyces ही लिख रहे हैं। The first enzyme that isolated from the east is जाइमेज by बकनर। किसके द्वारा? बकनर के द्वारा जाइमेज एंजाइम को ईस्ट से आइसोलेट किया गया। और पहला एंजाइम जिसको क्रिस्टलाइज किया गया वो था यूरिएज, जो सुमनर्स के द्वारा, सुमनर साइंटिस्ट के द्वारा किया गया था। तो सुमनर्स एट फर्स्ट crystallized the enzyme urease, राइट। और सुमनर से सबसे पहले ये बतलाए कि एंजाइम जो है यह प्रोटीन है, राइट। ही ऑल्सो stress that enzyme is
नेसियस इन नेचर। तो सुमनर के द्वारा ही सबसे पहले ये भी बतलाया गया कि एंजाइम क्या है, प्रोटीन का बना हुआ सब्सटेंस है। ओके, तो ये एंजाइम्स का इन्वेंशन, एंजाइम्स का टर्म ये आपको बतलाए। अब नेक्स्ट इसी में बतला रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एंजाइम्स। एंजाइम्स के क्या प्रॉपर्टीज हैं या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एंजाइम्स। तो पहला तो जाने ऑल एंजाइम्स, ऑल नहीं, ऑलमोस्ट एंजाइम्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन। यानी अधिकतर एंजाइम प्रोटीन के बने हैं। इट मीन्स कि सभी एंजाइम्स आर नॉट मेड अप ऑफ प्रोटीन। ठीक है, ऑलमोस्ट enzymes are proteinaceous in nature। यानी अधिकतर एंजाइम जो हैं वह प्रोटीन के बने होते हैं, लेकिन कुछ एंजाइम जो हैं वह आरएनए के बने होते हैं। बट some enzymes are RNA enzymes। लेकिन कुछ एंजाइम्स क्या हैं, आरएनए के बने होते हैं। जैसे such as राइबोजाइम। यह राइबोजाइम को सेक एट अल के द्वारा देखा गया। ये सेक एट अल साइंटिस्ट जो थे, यानी सेक और उनके जो सहयोगी थे, उन्होंने एक सिलिएटेड प्रोटोजोन्स जिसका नाम था टेट्राहाइमिना, उससे इस एंजाइम्स को आइसोलेट किए। दे आइसोलेटेड इट from the ciliated protozoans tetrahymena। ओके, और इसका काम क्या है, यह इंट्रॉन को, एक्सॉन इंट्रॉन
पढ़िएगा आप लोग, जो जीन में मैसेंजर आरएनए में एक्सॉन और इंट्रॉन पाया जाता है, तो यह राइबोजाइम जो है इंट्रॉन को रिमूव करने में हेल्पफुल होते हैं। रिमूव को क्या कहते हैं? स्प्लाइसिंग। इट हेल्पफुल्स इन द इट हेल्पफुल helps helpful in the it helps in the splicing. Splicing, it means removing of intron. एक दूसरा भी जो एंजाइम है, जो आरएनए एंजाइम्स हैं, जिसका नाम है राइबो न्यूक्लियेज फॉस्फेट। यह आल्टमैन के द्वारा बैक्टीरिया से प्राप्त किया गया। Altman credited for the discovery of the ribonuclease phosphate from the bacteria, और ये क्या करता है? ट्रांसफर आरएनए को एचएन आरएनए, हेटेरोजीनियस न्यूक्लियर आरएनए से अलग करता है। इट रिमूव्स tRNA from hnRNA, heterogeneous nuclear RNA। इसी तरह एक और एंजाइम्स हैं, पेप्टिडाइल ट्रांसफेरेज। यह भी क्या है? आरएनए का बना होता है। ओके, तो ये पहला बतलाए, यूजुअली एंजाइम्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन, बट नॉट ऑल एंजाइम्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन। जो एक्सेप्शंस है, राइबोजाइम, राइबोन्यूक्लियेज फॉस्फेट। ओके, अब कंप्लीट। अब यह जो एंजाइम्स हैं, यह कैटलिस्ट का काम करता है, और तुम जान रहे होगे जो कैटलिस्ट जो है रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाता है या घटा भी सकता है, लेकिन एंजाइम इज द कैटलिस्ट दैट इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। और चूंकि यह एंजाइम लिविंग सिस्टम में पाया जाता है और कैटलिस्ट का काम करता है, इसीलिए एंजाइम्स को बायो कैटलिस्ट भी कहा जाता है। तो क्या बतला है? एंजाइम्स क्या है? रेट ऑफ रिएक्शंस को बढ़ा देता है, यानी एंजाइम क्या है? कैटलिस्ट के रूप में काम करता है, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं? जो और कैटलिस्ट के रूप में काम करता है और बॉडी लिविंग सिस्टम में मिलता है, इसीलिए इसको हम बायो कैटलिस्ट कहते हैं। दूसरा लिख दें, एंजाइम सर्व्स एज बायो कैटलिस्ट। ओके, तो आज से टाइम ओवर हो गया, तो कल जो है अब हम नेक्स्ट क्लास जो पढ़ाएंगे, यही कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम से आगे पढ़ाते जाएंगे। ओके।